चेन्नई और राजस्थान अब हो गए हैं आईपीएल से बाहर। अरे मतलब एलिमिनेटेड वाले बाहर, 2016 वाला मत समझना। पर बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर ये है कि एमआई पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आरसीबी के साथ। बताओ साला सीएसके वालों, क्या दिन आ गए हैं तुम्हारे। एक तरफ एमआई और आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर हैं और एक तरफ आप भी टॉप पर हैं नीचे से। नाम डुबा दिया परिवार का। खैर, जिस टीम के मालिक ने पैसा और जिस टीम ने विन और इज्जत दोनों कमाई है वो है मुंबई। अब दूसरी टीमें कह रही हैं एमआई को कि अरे बस कर भाई, कितना जीतोगे। किसी भी सीजन में 5 लगातार मैच जीतने के बाद मोस्टली आप फाइनल खेलते हो या फिर ट्रॉफी उठाते ही हो। अब भैया उससे ज्यादा और क्या ही जीतना है। अंपायर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लोग अब कहाँ गए जो बात कर रहे थे कि एमआई की टीम में बंटवारा है, रोहित, सूर्या, तिलक, ये लोग हार्दिक के अगेंस्ट खेलते हैं। अब टीम जीतने लगी है तो इन सारी बातों पर कोई बात नहीं कर रहा, तो लोग अंपायर्स को घसीट रहे हैं। और इनफैक्ट हार्दिक, जो कि इतने मैचेस जब हार रहे थे तो उनको उल्टा सीधा हर कुछ बोला जा रहा था, अब जब ये टीम लगातार जीत रही है तो क्या इस जीत का क्रेडिट भी उनको मिल रहा है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। और सरल भाषा में अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो बस इतना समझ लो कि जब आपकी हार होगी तब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनेंगी और जब आपकी जीत होगी तो उन्हीं थ्योरीज के बल पर आपकी जय जयकार होगी। एट द एंड ऑफ द डे सफलता जरूरी है सब कुछ शांत करने के लिए। खैर, एक और मुकाबला और एक और जीत मुंबई के पास, और अब उनके पास लगातार 6 जीत है बैक टू बैक मैचेस में, और इनफैक्ट टेबल टॉपर्स बन चुके हैं। और जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं लगता भी नहीं कि कोई खास प्रोग्राम है इनका पॉइंट्स टेबल से नीचे आने का भी। वहीं पर बात करें राजस्थान की तो अब इतना नीचे जा चुके हैं कि इससे ज्यादा नीच हरकत तो फिर क्या ही होगी। I mean, they are eliminated। खैर, मैच की अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स पिछले मुकाबले में एक तरफा जीत कर आ रही थी, जिसको देखकर मुंबई भी थोड़ी हैरान और परेशान थी। और इसी वजह से मुंबई ने इस मुकाबले में एक 14 साल के बच्चे को हराने के लिए 4 सबसे बड़े दानव उतार दिए। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। ये कैसी नाइंसाफी है बताओ। एक 14 साल के बच्चे के लिए मुंबई वालों क्या है यार, अर्जुन तेंदुलकर उतार देते। और ये 4 भाई चारों तबाही, दोनों ओपनर्स ने 50 जड़ दिया। और क्योंकि सूर्या भाई का भी 50 हो ही जाता, लेकिन सामने से हार्दिक भाई थे तो फिर माइलस्टोन्स तो तुम भूल ही जाओ। हार्दिक भाई का मैसेज एकदम क्लियर है, ना माइलस्टोन पूरा करूंगा और ना किसी को पूरा करने दूंगा। टीम के लिए खेलना है तो खेलो। खैर, खेल तो रहे हैं रोहित भाई, और वो भी मुंबई के लिए। विश्वास तो नहीं होता, पर लगातार अब 4 मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। पिछले 4 मैचेस के रिकॉर्ड में 211 रन, 70 की एवरेज और 160 का स्ट्राइक रेट। रोहित भाई का भी ठीक है यार, कभी आईपीएल को सीरियस लेते ही नहीं है और कभी ऐसा ले लेते हैं कि सामने वाले गेंदबाज सीरियस हो जाएं। इनको कोई बताओ यार, इंटरनेशनल वाली फॉर्म आईपीएल में नहीं दिखानी है, या फिर कहीं इंटरनेशनल की तैयारी ही तो नहीं कर रहे। 2026 टी20 वर्ल्ड कप लोडिंग। खैर, एमआई ने जैसे ही 200 के पार बनाया था, हम तुम समझ तो गए थे कि ये मुकाबला राजस्थान जीत तो सकता नहीं, क्योंकि 200 के ऊपर आईपीएल हिस्ट्री में आज तक एमआई के खिलाफ कभी चेस तो हुए नहीं है। और जब सामने से बुमराह, बोल्ट और चहर आएंगे तो क्या खाक चेज होगा। हाँ, पर वो बात अलग है, हमने सोचा था कि 17 रन ज्यादा बनाए हैं एमआई ने, मतलब हार तो जाएगी राजस्थान पर इतने बुरे से नहीं, पर ये बंदे तो 117 पर ही ऑल आउट हो गए। अब चेस करने उतरे राजस्थान के सिर्फ ओपनर से ही उम्मीदें थी। पिछला मैच वही एक तरफा जिता कर आ रहे थे और उन्हीं के बदौलत मुकाबले जीत भी रही थी टीम। तो आते हैं जायसवाल भाई और वैभव सूर्यवंशी, लेकिन सामने से आते हैं दीपक चहर। देखो, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके सच सच बताना, कितने लोगों को पता था कि वैभव इस मैच में फ्लॉप ही होंगे? शायद हम सबको, क्योंकि हमने क्रिकेट इतने समय से फॉलो की है, हमें पता है कि क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। मेरे पे नहीं विश्वास वैभव भाई तो शौ भाई से पूछ लो, वो खुद आपसे कह रहे हैं कि यही लाइफ है वैभव ब्रो, उतार चढ़ाव आती रहेगी। देखो, होता क्या है कि आप नए नए खिलाड़ी के तौर पर आए रहते हो, इतनी यंग एज रहती है तो टीमें शायद उतना ध्यान नहीं देती, लेकिन जब पिछले मुकाबले में आप इस तरीके की ताबड़तोड़ पारी खेल कर आते हो तो सारी टीमें सतर्क हो जाती हैं, सारी टीमें आपको देख कर आती हैं, और उसके बाद आपकी असली फाइट एक्चुअली में शुरू होती है। और सबको पता था कि यार 14 साल का बच्चा है, शायद अभी इतनी फाइट के लिए तैयार नहीं होगा। ऑब्वियसली आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट ये एक मैसेज था उनके लिए कि यहाँ पर आपको हर दिन आकर मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो टीमें और गेंदबाज आपसे आगे निकलेंगे। मैं तो कहता हूँ जाने दो वैभव भाई, थोड़ा सा स्वैग के तरीके से लो इसको, कह दो लेबर डे के दिन मेरा एल करे काम। पर भाई ओवर टाइम किया मुंबई के सारे गेंदबाजों ने, मतलब सब लोग आए, सब लोग विकेट लेकर गए सिवाय कॉर्बिन बॉश को छोड़कर, और वो भी इसलिए क्योंकि 10 विकेट होती है और राजस्थान ने 16 ओवर में ही सारे गंवा दिए। अब जब 200 के ऊपर की चेज में हाईएस्ट स्कोरर ही आपका जोफ्रा आर्चर हो तो फिर वैसे भी आप समझ सकते हो कि आपकी चेस की कहानी कैसी रही है। 100 रनों से ये मुकाबला राजस्थान हार गया, मतलब अगर वैसे भी इस मैच से नॉकआउट ना होते ऑफिशियली तो नेट रन रेट का जितना बड़ा उनको घाटा हुआ था वैसे भी उनको नॉकआउट होना ही था। खैर, इस जीत से मार्केट में एमआई का नेट रन रेट और खौफ दोनों इतना बड़ा है ना कि सामने वाली टीमें अब डर रही हैं इनको फेस करने से, क्योंकि इनकी जो विनिंग स्ट्रीक चल रही है हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिर कौन सी वो टीम होगी जो इनकी स्ट्रीक तोड़ेगी। वैसे एमआई के अब तीनों मैचेस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमों से ही हैं, तो मजा तो आएगा ही, और अगर यहाँ भी बात नहीं बनी तो फिर प्लेऑफ्स में आरसीबी से तो भिड़ आएंगे। खैर, मजा तो आ जाने वाला है क्योंकि मुकाबला है जीटी और हैदराबाद के बीच, और ये खेला जाएगा अहमदाबाद में।
मुझे नहीं लगता कि जीटी को अहमदाबाद में होने से कुछ खास ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे 200 प्लस स्कोर्स हम देख रहे हैं। पर एक जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया है वो ये है कि 200 प्लस स्कोर्स बनते हैं पर डिफेंड हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि 210 215 के आसपास टोटल यहाँ पर चेज हो। इनफैक्ट आई थिंक जो हाईएस्ट टोटल अभी गुजरात ने ही चेज किया था अगेंस्ट दिल्ली वो 203 के आसपास था। अब वैसे तो इस मुकाबले में ब्लैक सॉइल पिच यूज होने वाली है जो कि पेसर्स को ठीक ठाक मदद कर सकती है, और जिस तरीके का बॉलिंग लाइनअप जीटी के पास है, पिछला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ आप छोड़ दीजिए, वो एक खराब मैच था। आप सोचते हैं कि ये टीम किसी को भी कहीं भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। हालांकि दोस्तों मेरे लिए पिच से ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल है, क्योंकि जीटी के लिए ये मुकाबला एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है जीतना, क्योंकि अगर यहां पर वो हार गए तो फिर दिल्ली के साथ बराबर हो जाएंगे और फिर बहुत ही ट्रिकी टेरिटरी में चले जाएंगे जहां पर टॉप 4 में जाना आना बहुत रिस्की होने वाला है। वहीं पर अगर हैदराबाद की बात करें तो उनके लिए तो डू और डाई सारे मुकाबले हैं। बचे हुए 5 मैचेस में आपको 5 जीतने हैं अगर आप प्लेऑफ्स में जाना चाहते हो, इतिहास लिखना चाहते हो। तो मैच का मैग्नीट्यूड अब आप समझ चुके हो। अब बात करते हैं विन प्रेडिक्शन के बारे में। मुझे लगता है कि गुजरात अपने घर पर खेल रही है, पिछली लॉस से कमबैक करेंगे। बहुत लोगों का यह मानना है कि हैदराबाद इस मुकाबले को लेकर फेवरेट्स है, पर मुझे लगता है गुजरात आर गोइंग टू विन दिस गेम। हालांकि जो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन रहेगी वो मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप यहां पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पॉइंट्स टेबल वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आ रही है, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।